यानी अगर आपके अंदर से मोटिवेशन आ रही है तो उसके तो असरात होते हैं, और अगर कहीं इधर उधर से मोटिवेशन आए तो उसके बड़ी थोड़ी देर के असरात होते हैं। इसीलिए अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हाँ वो फलां साहब या फलां खातून बात तो बड़ी अच्छी करते, मजे की होती है, लेकिन उसका असर कोई इतना दिन नहीं रहता, इतने ज्यादा देर नहीं रहता। तो भाई असर तो लेने वाले ने अपने पास रखना होता है। इस तरह जब हस्बैंड वाइफ से कहता है या वाइफ हस्बैंड से कहती है कि आपको पता है ना मुझे आपकी ये बात बुरी लगती है, तो भाई जिसको बुरी लगती है काम उसे करना होता है। जिसकी बुराई आपको बुरी लगती है वो तो करे ना करे, ये तो उसका मसला है ना। आपने तो अपना जवाब देना है, और जब आपने अपना जवाब देना है तो अपने इमोशंस के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, कुजाए इसके कि कोई उसके ऊपर और नजर डालना शुरू करे। और इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, मुझे मेरा पता होना चाहिए। और जिसे अपना पता होता है वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, और जिन्हें अपना पता नहीं होता उन्हें फिर लग पता जाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर मैं बिलीव करता हूं, और मेरी हमेशा कोशिश रही है जब भी आप लोगों के यहाँ मैं हाजिर होता हूं या जहां भी मैं जाता हूं ट्रेनिंग के लिए, कि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते किसी चीज़ को तब तक वो चीज़ आपके साथ अटैच उस तर्ज पर नहीं होती। और मैंने बारहा आपसे भी अर्ज़ किया है कि जो भी हम पढ़ते हैं अगर हम उससे अपनी रियल लाइफ के साथ कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं फिर वो चीज़ भूलती नहीं, चूँकि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब हमारी पढ़ाई से जो अक्सर हमें फ़ायदा नहीं हो पाता उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो हमारी ज़िंदगी से उस तरह से नहीं जुड़ी होती। और ज़िंदगी से वो कैसे जुड़ती है, यानी जो भी आप सीखते पढ़ते हो अगर वो आप अपने घर वालों से शेयर करते हो, तो अपने हॉस्टल फेलोज से शेयर करते हो, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, उसको डिस्कशन में ले आते हो, वो फिर आपके ज़ात का हिस्सा बन जाएगी, वो कभी आपको भूलेगी नहीं। हम जब उसको आइसोलेशन में पढ़ते हैं और आइसोलेशन में देखते हैं और उसका ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ नहीं जुड़ता, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर हम इम्तिहान से पिछली रात, जो पहली रात होती है, हम उस वक्त बैठे उसको बड़े रटे रुटे लगा रहे होते हैं। और आपने देखा होगा कि लोग मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए किताब खोल के बैठे होते हैं। इस तरह से आप देखें कि जहाँ पर इम्तिहान होते हैं वहाँ कमरा भरा होता है उनका, वॉशरूम्स भी और वो जगह भी जहाँ किताबें ढेर लगा होता है। तो वो क्यों होता है? चूँकि वो आखिरी लम्हात में जाकर उसे पढ़ रहे होते हैं, और वो चूँकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं करते, चीज़ों को उस तर्ज पर देखते नहीं, तो उसके नताइज इसी तर्ज पर निकल कर आते हैं। अब चूँकि हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आपने साथ वाले के ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखनी है, यानी आपका हमसाया आपकी ज़िम्मेदारी है। एक तो उसकी आँख नहीं लगनी चाहिए, आपने उस पर नज़र रखनी है, और दूसरा आपने उसे कहते रहना कि पलट तेरा ध्यान किधर है। तो आप एक दफ़ा साथ वाले की तरफ मुँह करके कह दीजिए, पलट तेरा ध्यान किधर है। तो चूँकि ये कहा जाता है कि 8, 10, 15 सेकंड से ज़्यादा कोई किसी की बात नहीं सुन पाता, तो इसका मतलब ये कि हमें इसलिए भी अपने हमसाए पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि बैठे बैठे हम में से अक्सर गुम हो जाते हैं। आपके इल्म में है इस बात, और वो कहाँ कहाँ होते हैं वो सिर्फ उन्हें पता होता है नी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जितना गोके, ये असल में तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कितना अपने साथ अटैच करके चीज़ों को लेकर चलूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे भी गुजारिश करता जाऊँगा। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है, ये इंगेज करती है पार्टिसिपेंट्स को इन एक्टिव रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस के हवाले से, और वो फिर लीड किसको करते हैं? डीपर अंडरस्टैंडिंग को। डीपर अंडरस्टैंडिंग हो ही तभी सकती है जब आप उसका हिस्सा हो। मेरे इधर से कुछ भी कह देने से, आपको हंसा देने से, रुला देने से, कुछ भी कह देने से तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उस सूरत में उसके साथ उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होंगे। और आज का ये पूरा सेशन जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक है और लीडरशिप से, तो हम काफ़ी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे अल्लाह के करम से। और उसके बाद देखेगा डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक और चीज़ है कि रिटेन करना, यानी जो आप तक बात पहुंची है वो आप तक रह भी जाए, और वो कितनी देर आपके साथ रहती है। क्या वो सिर्फ आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बनती है या वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का भी हिस्सा बनती है? तो इन दोनों एरियाज को आपको देखने करने की ज़रूरत है, इसी को हम एक्सपीरियंस करने की आज कोशिश करेंगे। तो ये जो मैंने अभी आपकी खिदमत में मारूज़ात पेश की हैं, तो आप इसको एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए साथ वाले को बता दीजिए जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है, कि हो सकता है कि उसका ध्यान इधर ना हो, आपका हो, और वो आप उस तक बात पहुंचा सकें। तो प्लीज़ 30 seconds 1 minute फॉर यू फेलोज। शुक्रिया शुक्रिया।
ये आपको इल्म है, मैं हमेशा ही अपनी स्लाइड्स का हिस्सा रखता हूँ कि हम जब तक किसी चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते तब तक हम दावा नहीं कर सकते कि हमें उस चीज़ का इल्म है। तो किसी चीज़ के इल्म का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप उसे अप्लाई करते हैं, आप उसकी एप्लीकेशन करते हैं। आपको अगर मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि यार नमाज पढ़ा करो, और आप उसे कहें हाँ हाँ मुझे पता है, और बाद में पता चले कि आप नमाज पढ़ते नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको नहीं पता। क्योंकि अगर आपको पता हो तो आपसे तो कज़ा भी ना हो। तो जिनको नहीं पता होता वो ये बात तो कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई कहे मुझे पता है तो उसका वैसे पता कराना चाहिए कि उसे इस बात का कितना पता है जी। तो हम इसे वो नहीं कर सकते। अब यहां देखिएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस असल में है क्या इस बला का नाम? ये एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी सलाहियत है, एक ऐसी काबिलियत है कि जिसमें आप रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं। आप क्या सीखते हैं? रिकॉग्नाइज करना। आप रिकॉग्नाइज जाकर करते हैं, यानी पहचान पाते हैं किसको? इमोशंस को। आप अंडरस्टैंड करते हैं और साथ ही साथ आप मैनेज करते हैं। कंट्रोल नहीं करते बल्कि क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। किनको? इमोशंस को, अपने अंदर भी और वो जो दूसरों के यहां पैदा हो रहे हैं उनको भी। यानी पहले आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना होता है, फिर कहीं जाकर आप किसी के इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। 3 दफा साथ वाले को बताएं और उसे कहें कि तुम्हें पता है पहले अपने इमोशंस मैनेज कर रहे होते हैं, फिर किसी और के मैनेज करने होते हैं। कहिए। यानी दूसरे माना में हम इसको इस तर्ज पर देख सकते हैं। तो मैंने अभी आपसे क्या अर्ज किया कि हम जब तक अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकते, हम किसी के इमोशंस मैनेज नहीं कर सकते। तो दूसरे मानों में आप इसे यूं भी ले सकते हैं कि जिसे अपना ख्याल रखना आता है उससे सबसे पहली बात तो यह कि ख्याल रखना आता है। जरा कहिए मेरे साथ। और जिसे ख्याल रखना आता हो वही तो ख्याल रख सकता है। कहिए। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि हम दावा तो कर दें कि मुझे उसका बड़ा ध्यान है, मुझे उसका बड़ा ख्याल है, और वो आपसे जान छुड़ाना चाह रहा हो। वो दुनिया में कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है। यानी आप जब अपने किसी रिश्ते पर बोझ बन रहे हो, वो रिश्ता तो नहीं होता, वो रिश्ता नहीं होता। तो आपने जब इस चीज को समझ लेना है, आपको अपनी जात के साथ और दर्स का आपका जुड़ाव होगा, तो इसका मतलब अपना ख्याल रखने वाले किसी का भी ख्याल रख सकते हैं। 3 दफा साथ वाले को कहिए। शुक्रिया। तो अब हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में एक बात समझने की कोशिश की कि इसके जरिए आप, ये वो वाली सलाहियत होती है जो जिसके जरिए आप रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं, अंडरस्टैंड करना सीखते हैं और मैनेज करना सीखते हैं। किनको? इमोशंस को, पहले अपने अंदर, फिर जो दूसरों के यहां इमोशंस मौजूद हैं उनके अंदर। और जिनके यहां यह सलाहियत पाई जाती है उनकी कम्युनिकेशन, उनका इब्लाग, उनका बातचीत गजब की होती है। क्यों गजब की होती है? क्योंकि वो अपने जज्बात को मैनेज करना जानते हैं, वो उलझ नहीं पड़ते। और हम में से अक्सर लोग सुलझाने के नाम पे उलझ पड़ते। साथ वाले से पूछिए, कहीं तुम सुलझाने के नाम पे तो नहीं उलझ पड़ते? है? तो आपने इस चीज को देखना है कि जिसने सुलझाना होता है उसका तो साबिर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप एक लम्हे को देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका, आपने ताइफ में सब्र करके ये बताया कि सब्र क्या होता है। आप अगर आलिम हैं और आप साबिर नहीं है तो आपसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा।
तो क्या आपके पास इल्म है, आप करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में क्या फरमाया कि ये नहीं जानते मैं कौन हूं, लिहाजा इन पे पहाड़ मत गिराए, इन्हें हिदायत दें। और फिर आपको पता है उन्हें हिदायत मिली। तो इसका मतलब यह है कि आप जब कभी भी, मसलन आज आप 4 बातें यहां से सीख के जाते कि इमोशनल मैनेजमेंट ये होती है, और घर जाके आप अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को बताने लगे कि मैं आज आपको बताता हूं इमोशनल मैनेजमेंट क्या होती है, और वो आपके पास तवज्जो ना दे, कहते तू सुनना नहीं मेरी गल, तो वो आगे से क्या पहले अपने इमोशंस तो मैनेज करो, फिर कहीं जाके मेरे इमोशंस तो मैनेज करना। तो इसका मतलब आपको अपनी जात को बेहतर बनाना होता है, बेहतरी लाने के लिए। और जिस घड़ी आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर यकीन मानिए आपको किसी पर काम करने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि आप तो बड़े क्लियर होते हैं और फिर आपको कोई खराब नहीं कर सकता। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आप बड़ा दावा कर सकते हैं कि मुझे हर्ट करके दिखाओ, अगर इमोशनली इंटेलिजेंट है आपको फिर इमोशनली कोई हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो क्लैरिटी के साथ चीजों को देख रहे हैं। और ये बहुत ऑब्वियस, और आपकी उम्रें जो होती हैं इसमें तो हर सेमेस्टर में दिल टूटते हैं, और जुड़ते भी हैं, टूटते भी हैं। तो सबसे ज्यादा इमोशनल, चूंकि आपके चैलेंजेस और तर्ज के, आपके चैलेंजेस बहुत ही मुख्तलिफ नौइयत के, और आप लोगों के साथ ही तो हम लोगों को खड़ा होना है, आप लोगों को समझने की हमें कोशिश करनी है, फिर नताज दूसरा क्या होता है कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उन्हीं के रिलेशनशिप हेल्दियर होते हैं, जो कि उन्हें हेल्दी रिलेशनशिप मैनेज करना आता है, उसे मेंटेन करना आता है। और ये सब किस सूरत में मुमकिन है? आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो। इसे मैंने कहा आज बड़ा मजे का टॉपिक है, और आप अगर मेरे साथ उसको लेकर चलते रहेंगे तो आपको अंदाजा होता चला जाएगा। और आखिरी बात इसमें क्या है कि बेटर डिसीजन मेकर्स ये होते हैं अंडर प्रेशर, यानी बड़े से बड़े प्रेशर में भी आकर ये शानदार किस्म के डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। तो अगर इन 3 चीजों में आप ठीक नहीं हैं तो तय पा गया आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं, और अगर इन 3 चीजों में आप ठीक है तो भी तय पा गया कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट है। और आपकी जो कि उम्रों में जज्बातियत जरा ज्यादा होती है, विच इज अ काइंड ऑफ गुड थिंग, लेकिन अगर उसी जज्बात को आपको मैनेज करना आता हो तो फिर तो क्या ही बात है। अब आप साथ वाले के साथ इसी बात को एक दफा दोहरा दीजिएगा, फिर हम बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। कम ऑन प्लीज। शुक्रिया। अब जो की कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, इसके इमोशनल इंटेलिजेंस के जो की कंपोनेंट्स हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे, और ये 5 की कंपोनेंट्स हैं इसके। नंबर 1 है सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 1 क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 2 है सेल्फ रेगुलेशन। आप रेगुलेट कर ही तब सकते हैं जब आप अवेयर हो। और उसके बाद क्या? एम्पैथी। एम्पैथी के बाद है मोटिवेशन, और फिर उसके बाद क्या है? सोशल स्किल्स। तो ये 5 एरियाज हैं, और इन 5 एरियाज का हम सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से इल्म होना चाहिए। और ये अगर हमें इल्म होगा तो हम बहुत से मामलात को बहुत बेहतर तौर पर देख सकेंगे। और ये जो लिखा हुआ है इसे तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो आपको वैसे हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे, है जी। मेरे साथ मिलके कहिए कि लिख लिख कर हमारे तो लेख ही सड़ गए। हाँ, लेख कहते किस्मत को। अब आप देखिए, हमारी ये आदत रही है कि बोर्ड पर कोई लिखना शुरू करे हम जल्दी से लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी मश्क ये हुई है। जो समझ के लिखता है वो कम लिखता है, जो समझने के लिए लिखता है वो बहुत ज्यादा लिखता है और समझता फिर भी नहीं है। और आपके ये देखने में आई होगी ये बात। आपने क्या करना है, उतना लिखें जो आपको समझ आए, और फिर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। तो ये जो है, ये तो वैसे आपको ये जो तख्ती है ये तो आप तक वेस्ट पहुंच जाएगी। इसका टेक अवे भी एक है, ये फॉर्म, ये सारा का सारा यहाँ भी लिखा हुआ, वो भी हम दे देंगे। मैं आपके साथ जो जुमला बोल रहा हूँ या आपको दोहराने के लिए कुछ कहता हूँ, उसमें कुछ निकात आते हैं, कुछ आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप उसको लिखना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप इसे भी लिखना चाहें तो एतराज़ मुझे नहीं है, लेकिन चूंकि मौका मिला तो मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। अब ये जो आपके सामने है लिखा हुआ, इसको आप हमसाये को समझाएं। ये मैं आपको नहीं बता रहा फिलहाल, सिर्फ हमसाये को समझा दीजिए ये पांचों हैं क्या बनाएं। जी, ये कुछ बातें आपको समझ आई होंगी, कुछ ज़ाहिर है हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको मजीद इनका अंदाज़ा होता चला जाएगा।
तो पहला देखिए, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? अपने इमोशंस को समझना। अब देखिए, आप किसी से बात करते हुए अगर आप उसे यह कह देते हैं कि तुम्हें पता है ना मुझे यह बात बुरी लगती है, तो यह बात तो आपको आईने के सामने खड़े होकर कहनी चाहिए कि आपको पता है कि आपको यह बात बुरी लगती है। बड़ा लतीफ नुक्ता है। आप किसी से तो कह रहे हो कि तुम्हें पता है मुझे यह बात बुरी लगती है। आप पहले तो अपने आप को बताएं ना कि आपको यह बात बुरी लगती है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? जिस घड़ी आपको पता होगा कि आपको बात बुरी लगती है, तो फिर काम करने की किसको जरूरत है? आपको। गुजाइश के कोई और उसके ऊपर काम करे। इस तरह जब हस्बैंड वाइफ से कहता है या वाइफ हस्बैंड से कहती है कि आपको पता है ना मुझे आपकी ये बात बुरी लगती है, तो भाई जिसको बुरी लगती है काम उसे करना होता है। जिसकी बुराई आपको बुरी लगती है वो तो करे ना करे, ये तो उसका मसला है ना। आपने तो अपना जवाब देना है, और जब आपने अपना जवाब देना है तो अपने इमोशंस के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, गुजाइश के कोई उसके ऊपर और नजर डालना शुरू करे। और इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। मुझे मेरा पता होना चाहिए। और जिसे अपना पता होता है वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, और जिन्हें अपना पता नहीं होता उन्हें फिर लग पता जाता है। उसके बाद देखिए, सेल्फ रेगुलेशंस में ये है कि आपके इंपल्सेस आते हैं, इमोशंस आते हैं, ये सब कुछ उनको फिर आपने मैनेज करना होता है। कंट्रोल नहीं, मैनेज करना होता है। उसके बाद क्या एम्पैथी क्या है? कि दूसरों के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, उनका शिकार नहीं होना। 3 दफा कहिए, दूसरों के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, शिकार नहीं होना। कहिए जरा। अब आप देखिए, अगर किसी का दिल घबरा रहा हो और आपका उससे भी ज्यादा घबराना शुरू हो जाए, आप उसकी मदद कर सकते हैं? किसी को गुस्सा आ रहा हो और आपको उसके से भी ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा आ जाए, आप उसकी मदद कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। ये बड़ी एक आम सी मिसाल है, और आपने इसी को समझने की कोशिश करनी है। मैंने आपसे क्या अर्ज किया कि किसी का दिल घबरा रहा हो और आपका दिल उससे भी ज्यादा घबराना शुरू हो जाए, तो आप उसकी मदद करने लायक नहीं है। किसी को गुस्सा आ रहा हो और आपको उससे भी ज्यादा गुस्सा आ जाए, तो आप उसकी मदद करने लायक नहीं है। अब आपने इसी को जहन में रखते हुए आपने कोई ऐसी स्टोरीज जो रियल लाइफ स्टोरीज हो वो आपने शेयर करनी है, कि जिसमें आपने खुद देखा हो कि किसी को गुस्सा आ रहा था तो आपको उससे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, कोई घबरा रहा था तो आप उससे भी ज्यादा घबरा गए। आप अपनी बात या कोई मुआशरे में ऐसी बात हुई हो जिसके ऊपर आप कुछ शेयर करना चाहिए। और ये शेयर आपने कैसे करना है? जिस तरह आप वो खड़े होके पेयर बनाते हैं, जो मैं अपनी क्लास में आप लोगों से अक्सर बनवाता हूँ, कि आप खड़े होते हैं, आप मुड़ते हैं, पेयर बनाते हैं, और उसमें आप रियल स्टोरी कोई शेयर करेंगे। कॉन्कॉक्टेड या मनगढ़ंत नहीं होगी, जिसमें आपको या आपके किसी शख्स को ऐसे गुस्सा आया हो और आपको उसमें लगा हो कि यार ये मुझे आज अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्लीज़ स्टैंड अप, टर्न एंड डू दैट। आपको पता है जिस तरह ग्रुपिंग में करवाता हूँ आपसे, इधर 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 इधर, आप उधर मुड़ेंगे, ना मेरी जान, आप दोनों इधर आ जाएंगे प्लीज, इनसे बात करें। इधर इधर इधर, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी मुझसे एक पीछे सवाल किया गया, तो मैंने उनसे कहा कि आप सवाल सबके सामने कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन उम्मीद है कि हम इसमें जवाब में आ जाएंगे। अदरवाइज अगर हमारा जवाब आप तक ना पहुंचा इस एक्टिविटी के जरिए, तो आप पूरा सवाल कीजिएगा, मैं फिर उसका जवाब दूंगा। हो सकता है कि हम इस प्रोसेस से गुजरें और आपको वैसे जवाब मिल जाए, फिर भी हम उस सवाल की तरफ जरूर जाएंगे। ठीक है, मैं जरा एक प्रोसेस करा लूँ, विल गेट बैक टू इट। उसके बाद देखिएगा कि आपका था मोटिवेशन, फाइंडिंग इंटरनल ड्राइव। मोटिवेशन असल में होती वही है जो इंटरनल होती। ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, ये बड़ी थोड़ी देर की होती। आपने अक्सर देखा होगा, मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के आए तो उस वक्त होते हम आग लगा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता बत्ती गुल होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्या होता है? थोड़ी देर के लिए तो इग्नाइट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? आहिस्ता 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 वो असरात खत्म। और अगर इंटरनल मोटिवेशन हो, वो फिर रहती है। यानी अगर आपके अंदर से मोटिवेशन आ रही है तो उसके तो असरात होते हैं,
और अगर कहीं इधर उधर से मोटिवेशन आए तो उसके बड़ी थोड़ी देर के असरात होते हैं। इसीलिए अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हाँ वो फलां साहब या फलां खातून बात तो बड़ी अच्छी करते, मज़े की होती है, लेकिन उसका असर कोई इतना दिन नहीं रहता, इतने ज़्यादा देर नहीं रहता। तो भाई असर तो लेने वाले ने अपने पास रखना होता है। बात पहुंच रही है? यानी आप तक किसी ने अच्छी बात पहुंचा दी, जब उसने अच्छी बात पहुंचा दी, वो अच्छी बात को कैरी तो आपने करना है। इसमें उसका क्या दोष है? उसका तो कोई दोष नहीं। उसने एक अच्छी बात आपसे शेयर की, थोड़ी देर के लिए आप उससे मुतासर हुए, और अब उस असर को, उस तासुर को तो आपने लेके चलना है ना साहब जी। और अगर आप उसे नहीं लेकर चलेंगे, कल को आप यही कहते रहेंगे हाँ गल्ला तो अच्छी करता है वो, या अच्छी बातें वो करती है खातून, लेकिन ना वो असर ज़्यादा देर नहीं रहता। भाई असर आपने रखना है, किसी ने नहीं करना। तो इंटरनल मोटिवेशन सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है, जो रियल मोटिवेशन इन अ सेंस होती है, इंट्रिंसिक जिसको टेक्निकल में कहते हैं। उसके बाद सोशल स्किल्स है। सोशल स्किल्स में क्या है? सिर्फ बिल्ड नहीं करना, मेंटेन भी करना। वो जिस तरह कहते हैं यारी लगाना सौखा होता है, निभाना औखा होता है। चूंकि निभाने में, और वैसे इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो निभाना होता है, निबाह करना, निभाना, वो डिफिकल्ट होता है। क्यों? निभाने में आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना होता है। हर तीसरे चौथे घंटे, तीसरे चौथे दिन आपके जहन में एक ख्याल आता है, अच्छा मैं ही निभाऊं। जिस घड़ी आपके पास आ जाए मैं ही निभाऊं, तो अंदर से आवाज आनी चाहिए, जी हां आप ही ने निभाना है। देखिए जिसको इल्म होता है उसका ताल्लुक है, निभाना उसी ने होता है। 5 दफा कहिए साथ वाले को। शुक्रिया। तो अब आप इस बात को अगर समझ लेंगे, कोई एहसान नहीं। आप देखिए, अगर किसी से आप कहे कि मैंने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया, और आगे से वो कहते मैंने कहा था, आप तो गए, वो जिसने ठाकुर तो गए, आपको तो समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा। और दूसरे मानों में अगर एक लम्हे को सोचें, हो सकता है जो उसने कहा है वो दुरुस्त हो, कि उसने तो नहीं कहा था कि आप उससे निभाएं, है जी? वो तो आपने किया था। वो बड़ा एक पंजाबी का बड़ा खूबसूरत शेर है कि एक दिन दिल अखियां नू कहंदा कि भला ये इंसाफ की कहंदा कि लड़दे तुसी ते फड़ लिया मैनू है। बात पहुंच रही है ना? एक हाथ पर ज्यादा पहुंची है कि लड़दे तुसी ते फड़ लिया मैनू, ते फिर दिल अखियां नू कहंदा कि वे मोया सानू तू ही टिकण नहीं देंदा है। बात पहुंच रही है ना? तो आप जिस घड़ी किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, आप कनेक्टेड हैं। जो कनेक्टेड है उसने निभाना है, और जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं वो ना निभाए ये उसका मसला है। लेकिन अगर ये आप ही का मसला बन जाएगा तो फिर तो आप, इसीलिए जब वालिदा रात को जाग रही होती है कि बच्चा आएगा तो मैं सोऊंगी, वो अपने लिए जाग रही होती हैं, बच्चे के लिए नहीं जाग रही होती। कितना मुश्किल और खौफनाक जुमला है कि अम्मा से ये कह दें कि आप मेरे लिए थोड़ी जाग रही थी। अम्मा की तो सारी इमोशनल मैनेजमेंट धरी की धरी रह जाएगी। वो अपने इत्मीनान कल्ब के लिए जाग रही होती है, और उस इत्मीनान कल्ब को उन्हें रखा किसके यहाँ होता है? अपने बेटे के वक्त पर आने में। तो ये किसने रखा था? बात अगर पहुंच जाए तो बड़ा कमाल हो जाए, है? बात पहुंच रही है ना? अब आपको कोई भी रिश्ता अगर दुखी करता है तो वो दुख आप ले रहे हो, वो दुख दे नहीं रहा। इस जुमले पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जरा गुफ्तगू फरमाएं हमसाये के साथ, बड़ा फर्क पड़ेगा। शुक्रिया, थैंक यू।
I would stop in for a second, ask you a very simple question. What are you feeling at the moment? I want one word answer, not more than that. What are you feeling at the moment? One word, please, come on. And it should be a word like, आप दिमाग से नहीं बताने, feelings हैं. Come on, tell me. One word. Behtar, better, thank you. G. Sleepy, can be. Yes, come on. Relaxed. Come on, please. Satisfied. Personal development. Strong. Self-awareness, that's cool. Self-aware. Enjoying. Motivated, excited. Better. Come on, please. Excited. Normal. Motivated. Inspired. Blessed. Emotionally strong. Confident. आओ ना इधर. Confident. आइए. Please. आप इन्हें फरमाइए कि आप क्यों कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं. मैं इसलिए कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि इन चीज़ों का इल्म पहले से इतना से नहीं था, अभी चीज़ें पढ़ी हैं तो इसलिए सीखनी है. तो Can you clap for him? And he proved he is confident. चूंकि ये सबके सामने खड़े होकर वजह बता के जा रहे हो. Thank you very much, sir. God bless you. अब मेरे साथ मिलके कहिए कि रीजनेबल होता वही है जिसके पास रीजन होती है. फिर बोलिएगा. फिर बोलिएगा. अब जिस घड़ी उन्होंने दावा किया कि मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं तो मैंने कहा आइएगा, और ने यहां आकर रीजन दी कि साहब मैं इसलिए कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं. दैट्स कूल. जी, ये जो नहीं बोले वो महसूस तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना, है जी. तो आपके हमसाये में बैठे हैं जो नहीं बोले, तो हल्की सी कोहनी मार के उन्हें कहें बोलना. हाँ, बुलवाइए उनसे. जी, क्वेश्चन वाज व्हाट आर यू फीलिंग एट द मोमेंट. यस, कम ऑन प्लीज. Satisfied. Learning, relaxed. Happy. Learning. Sleepy. इसीलिए तुम्हें पीछे बिठाया था, तुम्हें देख के मुझे नींद आ रही थी. Confident. Thirsty. Go and get water. Yeah, please. No problem. Obviously, कुछ तो हुआ होगा ना. Entertained. And who was sad? Sad और entertained दोनों साथ बैठे हुए. Oh, हाँ. That's cool. But there would be a reason, obviously. Once you're sad, there's a reason. Once you're feeling entertained, obviously there's a reason. Reason is always there. Always there. Hungry. इधर कुछ नहीं मेरे पास खिलाने. मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं तुम्हारे पास. जनाबे वाला. What else? आप में से कोई और, because that's your share. ये आपका शेयर होता है, इसलिए मैं that's what I'm asking you to. Ashamed. Anxiety. Oh yeah. That's cool. Anxious. Happy. Flashbacks. Oh yes, धमाके हो रहे होंगे. Understand. Understand. Possible. That's cool. आप देखें ना, ये जो भी आप लफ्ज़ बोल रहे हैं, ये सब एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जुड़े हुए हैं. आपने कहीं ना कहीं जाकर एक्सपीरियंस किया चीज़ों को,
और अब आप जब जुड़ रहे हैं कहीं माजी के साथ, कहीं हाल के साथ, कहीं मुस्तकबिल के साथ, तो फीलिंग्स और तरह की हैं। कोई खुशी के साथ ले रहा है, कोई सैड हो रहा है, कोई एंटरटेन फील कर रहा है, फ्लैशबैक्स चल रही हैं, सब के सब क्यों चल रहे हैं? चूँकि आपके नॉलेज में वो चीज़ें आ रही हैं और फिर उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट ऑन कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं अपनी ज़ात के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड, इसी को तो लर्निंग कहते हैं। सीख आप तब रहे होते जब आप रिलेट करते। जिस चीज को आप रिलेट नहीं कर सकते उसमें आप सीख ही नहीं रहे होते, आप नहीं सीख रहे होते। आपको याद होगा 6ठी 7वीं 5वीं 9वीं 10वीं में सेट का एक चैप्टर होता था मैथ में, अक्सर असातिज़ा वो छुड़वा देते थे। क्यों भाई? लेकिन छुड़वा देते। उसके बाद देखिएगा ये एक एक्टिविटी है, मूड चेक इन एक्टिविटी। इसमें से जो भी आपका मूड इस वक्त है वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, कम ऑन प्लीज। इनमें जो भी है, ये ज्यादा क्लैरिटी आ गई इसमें। जनाबे वाला लिख लिया? अब ये जो मूड है उसके नीचे उस मूड की वजह लिख दीजिए। जी जनाबे वाली, हो गया? अब इस सवाल का जवाब आपने हमसाये को देना है। इस सवाल का जवाब आपने, हम चुके अब आपने लिख लिया, अब अपने हमसाये को इस सवाल का जवाब देंगे। शुक्रिया। अब क्या हम ये बात कर सकते हैं? कर सकते हैं ना ये वाली बात, कि हमने अब एक्सपीरियंस किया है किस चीज को? सेल्फ अवेयरनेस को। यानी अब अगर आपको कोई भी बात होने लगती है और आपको होने से पहले उसका पता लग जाता है और उसके बावजूद आप उसका शिकार होते हैं, तो फिर क्या हुआ कि आपको पता था आपके साथ जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपको तो पता लग गया था। आपको तो अलर्ट अलार्म पहले से लग गया था कि जनाब अब मामलात इसकी तरफ। हम सबको पता होता है मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये जो झगड़े होते हैं, ये जो कत्ल गारत होती है, आप कभी इनसे बात करके देखें तो आपको ये क्या कहते हैं, यार बस उस वक्त समझ नहीं आई हमें, और फिर उसको भुगतते हैं लंबा चौड़ा। किसी को 14 साल कैद हो गई, किसी को उम्र कैद, किसी को फांसी की सज़ा हो गई, किसी को 6 महीने जेल जाना पड़ा, किसी की टांग टूट गई, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। ये सब क्या होता है? तो उसको आप देख लीजिए। तो आपके सामने ये सारी सूरत हाल क्यों और कैसे होती है? चूंकि बस वो रोक नहीं सकते अपने आप को उस एक लम्हे में, जिस लम्हे में अपने आप को रोकना होता है। इस तरह आपके रिश्ते होते हैं, आपको थोड़े लम्हे का तवक्कुफ चाहिए होता है, पॉज करना होता है, सूरत हाल बदल जाती है। उसकी एक एक्टिविटी भी हम आगे चलकर करेंगे, जो पॉज करने वाली एक्टिविटी। कंट्रोल नहीं करना मेरी जान, मैनेज करना। आई वुड फॉर श्योर, वैसे तो एंगर मैनेजमेंट एक अलग वो पूरा टॉपिक है, लेकिन हम इसके ऊपर कोशिश करूंगा कि मैं इसके साथ, हाँ देखिए आप लोगों की उम्र में ना, आप लोगों के पास जस्टिफिकेशन होती है कि मेरी उम्र का तकाजा है। ऐसा नहीं है। हालांकि आपकी उम्र में तो और ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि आप ताकतवर लोग हैं, क्योंकि इस उम्र में ताकत होती, तो उस ताकत के जरिए मैनेज करने के बजाय उसका इजहार हम और तरह से करते हैं। वो तो बुजदिली होती है। हमारे यहाँ बदतमीजी को बहादुरी समझा जाता है। 5 दफा साथ वाले को कह दीजिए, शुक्रिया, थैंक यू। उसके बाद आप देख लीजिए कि अब हमें अंदाजा हुआ, क्योंकि अब हम चीजों को देखभाल के आए हैं, कि सेल्फ अवेयरनेस ये फाउंडेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस की, और ये आपको मदद करती है कि आप रिकग्नाइज करें
कि कैसे आपके इमोशंस इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एक्शंस को और आपके डिसीजंस को। तो जिनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है उन्हें पता लगेगा कि ये मेरा फैसला किस बुनियाद पर था, ये मेरे एक्शन किस बुनियाद पर थे, कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। तो फिर उसके बाद वो उसके ऊपर नज़र रखते हैं। तो आप हमसाये से की तरफ मुंह करके कहिए, जिसकी अपने आप पे नज़र होती है उसे फिर किसी पर नज़र डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। शुक्रिया। अब हम आ जाते हैं सेल्फ रेगुलेशन की तरफ। अब पता तो लग गया, अब उसको रेगुलेट करना है, यानी उसको बाकायदगी के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। जो कि पता लग गया, रेगुलेट तो तभी कर सकते हैं ना जब पता लग जाए। तो इसका मतलब क्या है कि ये एबिलिटी है कि आपने उस वक्त काम रहना है। क्या करना है? अपनी इंपल्सेस को मैनेज करना है, कंट्रोल नहीं, मैनेज करना है। अपने गोल को फोकस करना है और उसके लिए फॉर्मूला है NN का, नॉट नाउ। नॉट नाउ यानी आप एक काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ते हुए लगा कि यार वो मैंने कबर्ड भी अपनी ठीक करनी थी। तो जो ही ख्याल आया कबर्ड ठीक करनी थी, आप कहें नॉट नाउ। इसी तरह आपको ध्यान आया कि यार वो फलां वाले पेपर भी तो तैयार होने, अभी तो मैं इसको लेके बैठा हूं। तो ये जो आवाज आएगी इसे आपने क्या कहना है? नॉट नाउ। और जब आप इन डिस्ट्रैक्शंस को NN का फॉर्मूला लगाना शुरू कर देंगे, नॉट नाउ का, तो कुछ अरसे के बाद ये ऑटो पायलट पे आ जाएंगे। यानी जो ही आप अपने मकसद से हटने लगेंगे, आपके अंदर से वैसे आवाज आना शुरू हो जाएगी नॉट नाउ की, और फिर आप फोकस्ड होंगे। और एक वक्त में अगर आप एक काम को अच्छे सलीके से कर लेते तो कमाल बात है। दूसरी बात यह है जिसको समझने की ज़रूरत है कि अक्सर आजकल देखने में ये मिलता है कि आपका जो किचन है, ये मैं ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ घर में मौजूद ख़ातीन के हवाले से, कि जो किचन होता है नॉर्मली, अब किचन के अंदर ही, अगर वो बड़ा थोड़ा किचन हो, उसी के अंदर ही वॉशिंग मशीन रखी होती है, वो सिंक के साथ अटैच होती है। अब देखिए, अगर एक खातून हंडिया चढ़ा के साथ बर्तन धोना शुरू कर देती हैं और बर्तन धोने से पहले ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े डाल देती हैं, तो 3 काम एक ही वक्त में हो रहे हैं। बात पहुंच रही है ना? और अगर वो हंडिया पका तो ये सोच रही हैं अभी लॉन्ड्री भी करनी है, अभी बर्तन भी धोने हैं, अभी सफाइयां भी करनी हैं। तो अगर उन्होंने हंडिया चढ़ा तो ये 2 काम कर लिए, और हंडिया क्या थी, चावल बन रहे थे, तो जो ही उसे दम देंगे वो सफाई भी कर सकती है। तो तरतीब लगानी होती है। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी मुस्तकबिल के साथ, तो फीलिंग्स और तरह की हैं। कोई खुशी के साथ ले रहा है, कोई सैड हो रहा है, कोई एंटरटेन फील कर रहा है, फ्लैशबैक्स चल रही हैं, सब के सब क्यों चल रहे हैं? चूंकि आपके नॉलेज में वो चीज़ें आ रही हैं और फिर उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट ऑन कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं अपनी ज़ात के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड, इसी को तो लर्निंग कहते हैं। सीख आप तब रहे होते जब आप रिलेट करते। जिस चीज़ को आप रिलेट नहीं कर सकते उसमें आप सीख ही नहीं रहे होते, आप नहीं सीख रहे होते। आपको याद होगा 6वीं, 7वीं, 5वीं, 9वीं, 10वीं में सेट का एक चैप्टर होता था मैथ में। अक्सर असातिज़ा वो छुड़वा देते थे। क्यों भाई? लेकिन छुड़वा देते। तो पानी आ गया जनाबे वाला, देख लीजिए, 1 बोतल का फायदा। अब किसी को भी प्यास लगे तो आराम से वो कैमरे से, ये एम्पैथी रिफ्लेक्शन की बात हम करते हैं। कोई रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में लाइएगा, जो आजकल में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो आपका किसी के साथ, बस ज़हन में ले आइए उसको, अपने ज़हन की हद तक रखिएगा, और अगर हमसाये से हुआ तो उसे बताइएगा। और एक बात और भी आपसे अर्ज करूं, ट्रेनिंग में जब दोस्त साथ बैठे होते हैं तो दोनों की ट्रेनिंग नहीं होती। हमेशा अजनबी के साथ बैठना चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए जिसके साथ आप इस अरसे में मुलाकात नहीं हुई। अब लिखना नहीं है, यह भी सोचना है कि जब आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस वक्त वो क्या सोच रहा होगा, आपने ये सोचना है। आप क्या सोच रहे थे वो नहीं, वो क्या सोच रहा होगा। जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो क्या सोच रहा होगा, अब आप सोचिए।
अब साथ वाले को जाकर बताए कि अगर आपका नजरिया बदला है तो क्यों बदला है, अगर नहीं बदला तो क्यों नहीं बदला। हमसाये को बताइएगा, कम ऑन प्लीज। शुक्रिया, थैंक यू। अब आप इसको जरा देखिए, ये एम्पैथी को एक्सपीरियंस करना था। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं। मैं कपल कोच कर रहा था, तो हस्बैंड मेरे पास तशरीफ लाए और मैंने उनसे ये एक्टिविटी करवाई। मैंने कहा कोई रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट आपका हुआ हो। उन्हें ये एक्टिविटी की तो उन्होंने मुझे कहा कि शाह जी मुझे समझ आ गया आप मुझे क्या आप समझाना चाह रहे हैं। मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ये उसको समझ आनी चाहिए ना जो आपकी पत्नी है। तो वो शाम को जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने जाकर अपनी बेगम साहिबा से कहा कि कल जिस मामले पे हमारे दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ था, मुझे उसमें एहसास हुआ कि मैं गलती पर था और मैं ऐसे ऊंचा ऊंचा बोल गया, तो मुझे ये ख्याल रखना चाहिए था। तो कहने लगे जब मैंने ये जुमला बोला, चूँकि बाद में मुझे वाक़या रिपोर्ट हुआ, कहने लगे वो तो कुछ देर हैरान ही रही कि इन्हों की हो गया कि इसने तो आज तक इस तरह की बात नहीं करी। वो कहते वो बड़े शक की निगाहों से मुझे देखती रही और थोड़ी देर के बाद कहते वो कहने लगे कि नहीं मैंने भी ज़रा गलत बात की थी, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अब थके वके आते तो मुझे ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे वो फ़ोन करके कहते कि उसके बाद इस कदर हम लोग बेहतर फील कर रहे थे अपने उस रिलेशनशिप में, चूँकि हमने ओन किया था। लेकिन एक चीज़ देखिए, मुझे याद है मेरे को 500 कपल था, उनकी कोचिंग के लिए एक सेशन था, वहाँ गया हुआ। तो वहाँ पर मैंने चीज़ों को ऐसे समझा बता रहा हूँ ना, तो उसमें कोई एक दो सिंगल भी आए हुए थे। सिंगल इन अ सेंस कि वो शादीशुदा थे, लेकिन बेगम के साथ कोई नहीं आता, कोई वो इस तरह के वाले सिंगल थे। तो वो जब घर पहुंचे तो उन्होंने, वो तो बड़े चार्ज थे कि आज तो जाकर कमाल हो जाएगा, तो उन्होंने जाकर बहुत ही अच्छा होने की कोशिश की और आगे से बेगम ने कहा आज खैर तो है और उसके बाद फिर खैर नहीं रही। तो मुझे फ़ोन करके कहते कि सर इतनी टिप्स टेक्निक सीख कर गए तो घर गए तो मसला और भी बढ़ गया। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब ट्रेनिंग तो आप करके गए थे, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो जिसने ट्रेनिंग ली हो वो आलिम होता है और आलिम का तो साबिर होना ज़रूरी है। मैंने कहा ये आपको पता है कि चेंज कैसे बिहेवियर में आता है, ये 1 मिनट में नहीं आ जाता, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा प्रोसेस लगता है। मैंने कहा वो जो आपके साथ उलझ पड़ी होंगी खातून, इसका मतलब उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, वो तो अपनी जगह पर कायम दायम है। और अगर उनके उलझने पर आप उनसे उलझ पड़े तो फिर ठीक तो आपको होना था, इसका मतलब आप ठीक नहीं हुए हैं। आज की इस ट्रेनिंग के बाद अगर आप लोग अपने घरों में तशरीफ़ ले जाते हैं इधर उधर और आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस के बावजूद सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, आप उसे रेगुलर नहीं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप और उसमें तो कोई, आप यहाँ से निकले और बाहर जाते हो मैं देखो एक मोटरसाइकिल वाले के साथ पंगा लेके खड़े हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके साथ जो भी बात हुई है उसको आपने उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया। ये एम्पैथी थी जनाब। एम्पैथी आप देख लीजिए क्या होता है कि स्टेप इनटू समवन एल्स शूज टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, एंड इट फॉस्टर्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। और वो जो मैंने आपके साथ कपल की बात की, वहां फॉस्टर हुआ था ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। और एम्पैथी जरूरी क्यों है? इससे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं। एम्पैथी जरूरी क्यों? इससे रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होते हैं। एम्पैथी जरूरी क्यों? इससे एनवायरनमेंट को सपोर्ट मिलता है। और एनवायरनमेंट भी कौन सा है? जो कोलैबोरेट करने में। अब देखिए वो जो मैंने हस्बैंड वाइफ का कहा, उसमें आपकी मदद करता है। ये एक एक्टिविटी है, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट एक्टिविटी बट वी कैन ट्राई। मैं 4 5 6 लोगों के साथ आपको ये करके दिखाता हूँ। ये मिंगल एक्टिविटी है। आप 4 और 4 यहाँ आ जाइएगा, 8 लोग। आप सिर्फ इसको देख लीजिएगा। दिस एक्टिविटी वी कैन डू।
अब इस मिंगल मिंगल में क्या होता है कि मैं कहता रहूंगा मिंगल मिंगल, और ये आपस में एक दूसरे के साथ यूं मिंगल मिंगल करते रहेंगे। ठीक हो गया ना? मिंगल मिंगल का पता लग गया ना? यानी मैं कहूंगा मिंगल मिंगल, कोई इधर से गुजर रहा होगा, कोई उधर से गुजर रहा होगा, ये आपस में करीब करीब से। ठीक हो गया? तो हम सब मिलके कहते हैं मिंगल मिंगल मिंगल। कहिए 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 कहिए, यूं यूं। हाँ, स्टॉप प्लीज, स्टॉप। टर्न, टर्न का मतलब है जो आपके करीब खड़े आप उसके साथ खड़े हो जाए, जो आपके करीब उसके साथ पेयर अप कर ले। दैट्स गुड। अब ये जो इन्होंने पेयर अप किया है, अब अगर ये लोग स्ट्रेंजर्स हैं तो आप इनसे ये सवाल जवाब शुरू करेंगे, आपका नाम क्या है, आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, ये इनसे बात करेंगे। तो हम इन्हें 1 मिनट दे देते हैं कि आप एक दूसरे से वो सवाल करें जो एक अनजान आदमी से किए जाते हैं। कम ऑन प्लीज। शुक्रिया, एंड क्लैप फॉर देम प्लीज, कम ऑन, थैंक यू। अब आप लोग ये जो नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग कर ही वो सकते हैं जो सोशलाइज कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात मैं आपसे अर्ज करूंगा जिसकी बड़ी अहमियत है कि सोशलाइज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपनी फैमिली के अंदर सोशलाइज करना होता है। आप अपने बहन भाइयों के साथ कैसे हैं, आप अपने कजन्स के साथ कैसे हैं, आप अपने हमसायों के साथ कैसे हैं। अगर आप वहाँ पर इंटरेक्टिव हैं, अच्छी तरह से सोशलाइज कर लेते हैं, आप कहीं भी जाएंगे आप नेटवर्किंग कर लेंगे। और नेटवर्किंग के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो नेटवर्किंग का, सोशलाइज का, ये होता है कि आपने जब कहीं किसी महफिल में गए जहाँ 300 500 200 50 60 70 लोग मौजूद हैं, आप वहाँ गए, आपने पहले जाकर मार्क कर लिया 5 लोगों को जिनके साथ हमने 5-5 मिनट गुजारने हैं। आप उनके पास चले जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, मैम मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, सर मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे ये आपसे सीखने को मिला। लेकिन आप उनसे वही बात करें और आपने कहा मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, वैसे आपका नाम क्या है? उस तरह का तो फ़ैन नहीं आपने ना, आपको पता हो उनका नाम भी, आपको प्रॉपर पता हो, उनके थोड़े काम का भी पता हो, जो कि आपको पता है अब कहीं आप जा रहे हैं। दूसरा ये कि अगर आपको उनका पता ही नहीं है, वो आपके एज के दोस्त हैं, आप उनके साथ जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाँ मैंने आज आपको देखा, आप बड़े इंटरेस्ट से बात सुन रहे थे, तो बहुत कुछ ज़ाहिर है आपको भी सीखने को मिलेगा, आपका नाम क्या है। अब आप उनके साथ नाम के ऊपर बात करते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ इंगेज होते चले जाते हैं। तो जिसको सोशलाइज करना आता है, यकीनन उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंट आदमी होता है, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकता है। और सोशलाइज करने वाले लोग ही एम्पैथाइजर्स होते हैं, उनके यहाँ सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ रेगुलेशन होती है, वो मोटिवेशन भी उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से मिलना शुरू हो जाती है। अब हम तेज़ी से ज़रा थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। ये सोशल स्किल्स हैं जिसका हमने अभी जिक्र किया कि सोशल स्किल्स आर द टूल्स वी यूज टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली, टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स। ये तभी मुमकिन है। अब साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए, जिसे सुनना आता है सिर्फ उसे समझना आता है। और जिसे, और कहिए, और जिसे सुनकर समझना आता है सिर्फ वही समझा सकता है। बस इस कानून को जहन में रख लीजिए मेरे अल्लाह के करम से। अब सोशल स्किल बिल्ड कैसे होती है? ये सिर्फ और सिर्फ उसी एतबार से बिल्ड हो सकती है जब आप एक्टिवली सुनते हैं। काहे को समझने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। आप साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए कि जो जवाब देने के लिए सुनते हैं उन्हें जवाब मिल चुका होता है। 3 दफा कहिए। और प्रैक्टिस करें क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन को, अगर आप सोशल स्किल्स को बिल्ड करना चाहते हैं। और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें दूसरों के पर्सपेक्टिव में।
मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर आखिर में एक जुमला हमेशा बोलता हूँ कि इख्तलाफ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बस ज़रा तर्ज़ इख्तलाफ राय का ख्याल रखिएगा, चूँकि इख्तलाफ राय से इख्तलाफ पैदा नहीं होता, असल इख्तलाफ पैदा होता है तर्ज़ इख्तलाफ राय से। और आजकल आप किसी के मुतालिक भी सिर्फ कमेंट्स जाके पढ़ लें, आपको पता लगेगा इतने अच्छे अच्छे नाम और इतनी गैर मुनासिब जुमले उनने बोले हुए होते हैं कि आपको समझ नहीं आते। फिर तस्वीरें भी उनकी ऐसी लगी होती है कि वो वाकई रिस्पेक्टेबल आदमी लग रहे होते हैं, खातून हो या साहब हो, लेकिन इस कदर गैर मुनासिब वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, गैर मुनासिब जुमले इस्तेमाल करते हैं कि इंसान हैरान होकर रह जाता है कि ऐसा जुमला कोई प्राइवेट में अपने आप से नहीं कह सकता और उन्होंने वहाँ अपने नाम के साथ लगा दिया। किसी का भी कोई पर्सपेक्टिव है, हर एक का अपनी राय है, आपको राय का एहतराम, आप इख्तलाफ ज़रूर करें लेकिन दायरे में रहकर करें ना, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं होता। ये आपकी एक्टिविटी है, ये जो आपने करनी है अपने लिए, और आप नेक्स्ट सेशन में ये चीज़ लेकर आएंगे। आपने कोई एक सेंटेंस लिखना है जिसमें आपने ये बताना है कि आपको ज़िंदगी में क्या मोटिवेट करता है पढ़ाई करने के लिए या ज़िंदगी का कोई फैसला करने के लिए, आपकी मोटिवेशन क्या है, बस इतना ही आपने ये लिखना है। एक स्टेटमेंट आपकी होगी जो कि नेक्स्ट टाइम इसी पे हम एक्टिविटी कर सकेगा। अब ये ज़रा ये लास्ट एक तरह से एक्टिविटी हमारी रोल प्ले कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। अब कहीं आप काम करते हैं या कुछ भी, तो डिसएग्रीमेंट्स तो होते हैं, तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर ले सकते हैं। तो पहला है कि हम जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आए सबसे पहले पॉज, रुके, दूसरा एम्पैथाइज, तीसरा क्लैरिफाई। इससे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए ये 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? पॉज, दूसरा क्या है? एम्पैथाइज, और तीसरा क्या है? अब इसको देखिए आगे चलकर। अब हम इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपने कभी जिंदगी में किसी चीज के ऊपर पॉज किया तो कहां था, क्यों किया, कैसे किया और कब किया। अब इसी को अगर हम थोड़ा आगे देखें तो हमें अंदाजा होता है कि लीडरशिप में, मैं इसके आगे चलकर आपको एक एक्टिविटी करवाता हूं। अब आप देखिएगा लीडरशिप में, जो कि लीडरशिप के मुतालिक सारी, तो ये सारा का सारा जो हमने आज सीखा है, किसी भी लीडर के अंदर अगर ये चीजें हों तो वो लीडर होता। चूंकि लीडरशिप का काम क्या, लीडर का काम क्या? इंस्पायर करना, और इंस्पायर कर वो सकता है जो खुद इंस्पायर्ड हो। और अगर आप इंस्पायर्ड नहीं है और आप इंस्पायर करने जाएंगे तो आप एक्सपायर करके आएंगे। और कनेक्ट करता है, लीडर होता वो ये जो कनेक्ट कर देता और फिर वो गाइड करता है। चाहे वो कौम का लीडर हो, चाहे वो किसी टीम का लीडर हो, चाहे वो किसी क्लास का सीआर हो, वो कोई भी हो, वो चाहे किसी टीम का कैप्टन हो, वो लीडर जो होता है। और ये क्या करते हैं? ये अंडरस्टैंड करते हैं अपनी टीम के इमोशंस को और उन्हें मैनेज करना जानता है, जो कि ये अपने इमोशंस को मैनेज करना जानता है। अब जब आप कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो उन्हें हमने रिजॉल्व कैसे करना होता है। आप एक तो जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हैं उन्हें कामली एड्रेस करें, और आप ज्यादा फोकस किसके ऊपर रखें? जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉमन टर्म्स हैं। एक्टिव लिसनिंग को यूज करें, और फिर एम्पैथी जब करेंगे तो फिर विन विन सॉल्यूशंस आ जाएंगे आपके पास। ब्रीदिंग रीसेट को छोड़ दीजिए, ये जरा देखिए। ये अब मैंने यहां आपके सामने रखे हैं, ये आप सिर्फ हमसायों को पढ़ के सुनाते जाएं। शुक्रिया, थैंक यू। आपके सवाल का जवाब अगर नहीं मिला तो आप दोबारा कर लीजिए। सेल्फ अवेयरनेस पे आपने एक बात की थी कि ना काफी चीज़ें आपको साल में से ये नहीं कहना चाहिए कि भाई मुझे पता नहीं कि बात मुझे बुरी लगती है, लेकिन अक्सर चीज़ें ऐसी होती है कि आपके कोई दोस्त वगैरह से कोई जज कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन को, आप कहते हैं यार ये चीज़ बुरी है और ये चीज़ ना किया जाए, तो उस वक्त हम राइट होते हैं ना कि बाकी किसी को जज नहीं करना चाहिए। उसमें जिस तरह फैमिलीज में अक्सर होता है कि आप किसी रिलेटिव को आपकी मदर या कोई मतलब जज कर रही होती है और आप कहते हो कि मम्मा जी अब मुझे ये चीज़ बुरी लगती है, आपकी चीज़ मैं सामने रख दिया, तो ये सही नहीं है मेरे मतलब। जी, मैं अब आपसे अर्ज करता हूँ।
शुक्रिया। बात मुकम्मल होगी जनाब आपकी? जी, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ। ये बात हमारे मज़हब ने हमें सिखाई है कि दावत हम दे सकते हैं, हिदायत मेरे अल्लाह ने देनी। जो इस बात पे यकीन रखता है वो इमोशनल इंटेलिजेंट होता है। आपने जब एक दफ़ा जिस भी रिश्ते के साथ आपने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि ये अमल दुरुस्त नहीं है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आपने जब ये कह दिया, आपका काम ख़त्म हो गया। अब अगर उनके उस अमल के दोहराने से आपको तकलीफ़ होती है तो फिर आप ठीक नहीं हैं। मैं ये बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ। आपने कहा कि साहब ये वाला अमल दुरुस्त नहीं है, और वह वाकई दुरुस्त अमल नहीं है जो आप जिसके मुताबिक किसी को जज करना, किसी के ऊपर राय कायम करना। लेकिन आप ये बात जहन में रखिए, आप समझते कोई और ठीक हो जाए तो आप ठीक हैं? भाई ये बात समझनी। भाई आपके लिए कोई और क्यों ठीक हो? कोई नहीं होता। जितनी भी बड़ी बड़ी नेक हस्तियां आई हैं, उन्होंने आकर दावत दी है कि ये अमल दुरुस्त है, ये अमल गलत है, आप इसका ध्यान रखिए। मेरा ये काम था, मैंने आपको बता दिया, दैट्स इट। ज़्यादा उसमें घुसोगे ना उस मामले में, तो कुछ देर बाद आप इरिटेट होंगे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे। उसका नतीजा क्या निकलेगा? जिसको ठीक करने गए थे उसके साथ उलझ पड़ेंगे, और गए आप सुलझाने थे। समझ रहे मेरी बात को? तो ये हर रिश्ते में, बड़े छोटे इधर हर रिश्ते में होता है। आपका दोस्त बैठा अगर किसी के मुताबिक गलत राय कायम कर रहा है, आप उसे सिर्फ एक हदीस सुना के कह सकते हैं कि गीबत अच्छी शय नहीं होती है। हदीस भी उसके ऊपर ही है, बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप जो करें। आप बड़े मुतमईन रहेंगे। और अगर कहें यार तुझे समझ क्यों नहीं आ रही, तो आगे से वो कहेगा तुझे समझ आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जी, फरमाइए फरमाइए। जनाबे वाला, तो एक इंसान सेल्फ मोटिव होता है या होने की कोशिश करता है, और उसी दौरान जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो उसके अपने घेरे में ले लेते हैं। जनाबे वाला, नॉट नो की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो स्ट्रैप से निकल नहीं पा रहा, तो उस वक्त में क्या करना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि हर शख्स को 60,000 या 6 लाख ख़यालात 24 घंटे में विज़िट करते हैं, और उनमें 80% नेगेटिव होते हैं। तो हमारा मैकेनिज़्म बना हुआ कि हम उनमें से निकल कर आ जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी एतबार से। बाकी ये जो नॉट नाउ की आप बात फरमा रहे, जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया था कि इसके बावजूद भी आप नहीं निकल पा रहे, तो आपके पास सिर्फ वही एक हल रह जाता है, नॉट नाउ। इसके अलावा हल नहीं है। आप जो ही नॉट नाउ करते हैं, यानी जिस तरह बुरा ख्याल आपके ऊपर हमला करने से बाज नहीं आ रहा, इस तरह आप रिस्पॉन्ड करने से बाज ना आए। कुछ लोग जल्दी इसके ऊपर काबू पा लेते, कुछ ज़रा देर से इसके ऊपर काबू पाते। और जहाँ तक ताल्लुक उस सूरत में आने वाला गुस्सा है या ऐसी कोई सूरत हाल है, जिस तरह उस बच्चे ने भी बात की, तो वो जो पॉज होता है 10 to 30 सेकेंड्स का, अगर आप 10 to 30 सेकेंड्स का पॉज ले आते हैं किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने में, आप यकीन मानिए ज़िंदगी में बड़ा अमन और सुकून आ जाता है। लेकिन ये पॉज लेने के लिए भी अपने आप को तैयार करना पड़ता है और मशक करनी पड़ती है। बाकी गुस्सा किसे नहीं आता, आता है, सबको आता है। लेकिन कमाल बात यह है कि ये निकलता उस पर जिस पे बस चलता है। ये कभी उस पर नहीं चलेगा जिस पे बस नहीं चलता है। अभी मैं 18वें ग्रेड वालों को ट्रेनिंग करा रहा हूँ, और वो मुझे कह रहे हैं कि आप हमें जो अदब व आदाब सिखा रहे हैं, ये 19-20 वालों को भी तो समझाएं ना, बड़ी बेइज्जती करते हैं। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि पिछले हफ्ते 16 वाले भी यही कह रहे थे। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। सलामत है। थैंक यू वेरी मच।